तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। सबसे पहले कल के लिए माफी, क्योंकि कल कहानी थी नहीं। हालांकि कहानी जानी थी, कुछ वजह थे, एक तो ट्रैवल कर रहा था और भी कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। लेकिन आप लोगों के इतने सारे मेल देखकर फिर हमेशा की तरह अफसोस भी होता है मुझे कि एक कहानी ना सुनाने की वजह से इतने लोगों को मेल लिखना पड़ता है। कभी कभी हो जाता है, हालांकि एक लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ। कोशिश करूंगा आगे ऐसा ना हो। तो अब आज की कहानी पर आते हैं। हालांकि उससे पहले कल कहानी के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों की चीज़ नोट भी किए थे, क्योंकि कहानी सुनाना था। और बप्पी लहरी की मौत की भी खबर आई, बड़ा अफसोस हुआ। मुझे उनसे 2 बार मिलने का मौका मिला था। एक बार तो आज तक के ऑफिस में ही और एक बार मुंबई में। और जब लास्ट टाइम मिला था तब वो अमेरिका जाने वाले थे, उनकी बेटी वहाँ शायद रहती है, तो वो बता रहे थे। उन्होंने बताया था कि वो शोज़ देखते हैं आज तक पे, तो बड़ा अच्छा भी लगा। और बचपन से उनका फ़ैन था, क्योंकि डिस्को म्यूजिक इंडिया में लाने का क्रेडिट बप्पी दा को ही जाता है। और उनके सारे जो गाने एक से एक, वो सारे हमेशा याद रहते हैं, जो नमक हलाल और बाकी फिल्मों के जितने भी हैं। खासतौर पर मिथुन चक्रवर्ती का मैं एक ज़माने में फ़ैन था, और सारे जो म्यूज़िक जो गाने होते थे और मिथुन चक्रवर्ती के डांस, वो बप्पी दा के म्यूज़िक पे ही हुआ करता था। तो डिस्को एक क्रांति इंडिया में लाने का क्रेडिट जिस शख्स को जाता है, वो बेशक बप्पी लहरी थे। तो ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। और एक के बाद एक, पहले लता मंगेशकर, फिर अब बप्पी दा। ये पूरे पिछले 2 साल में अजीब अजीब सी चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, अफसोसनाक खबरें आती हैं। लेकिन क्या करें, ये भी दुनिया का कुछ दस्तूर है। तो आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी कायदे से देखें तो 3 ऐसे शख्स की है जो तीनों तलाकशुदा है, और तीनों यानी कि जिनका डिवोर्स हो चुका है। और कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ये वो कहानी है जिसमें सीबीआई को बड़े पापड़ झेलने पड़े थे कोर्ट में, इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और एक इस कहानी से जुड़ी हुई ऐसी भी चीज है जिसकी वजह से बाद में सुप्रीम कोर्ट को अपना एक फैसला बदलना पड़ा, वरना उससे पहले वो उन चीजों को नहीं मानती थी, सुप्रीम कोर्ट बाद में मानी। तो वो सारी चीजें क्या थी, सिलसिलेवार आपको बताता हूं। ये कहानी करीब 26-28 साल पुरानी होगी। 82, तब 18 और 20, 22, 40 साल बल्कि हो गए। 1982 की कहानी है, गांधी जयंती के दिन की कहानी है। 2 अक्टूबर 1982। दिल्ली में एक जगह है जो सुंदर नगर, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो इसी सुंदर नगर में एक बिजनेसमैन रहा करते थे एक घर में। उनका नाम था कृष्ण सिकंद। दिल्ली में एक सिकंद मोटर्स बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग पुराने जानते होंगे इनको। तो कृष्ण सिकंद उस वक्त उनकी उम्र 40 साल के करीब थी, और पत्नी से वो अलग हो चुके थे, डिवोर्स हो चुका था, घर में रह रहे थे। 2 अक्टूबर 1982 की दोपहर एक उनके घर पे पार्सल आता है, कुरियर वाला उनको कुरियर देता है, वो दस्तखत करते हैं, पार्सल अपने पास लेते हैं, और उसके बाद उस पार्सल को खोलते हैं। पार्सल को जब वो खोलते हैं, ऊपर से जब वो पेपर हटाते हैं जिसपे उनका एड्रेस और नाम लिखा था, तो अंदर एक शटल बॉक्स था, जो शटल कॉक के बॉक्स आते हैं वो थे। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला, अचानक एक जोर का धमाका होता है। चूंकि डब्बा उनके बिल्कुल करीब था, हाथ में था, चेहरा और चेस्ट उसके सामने था, तो हाथ में ही लेकर उन्होंने खोला, और जैसे ही खोला एक जोर का धमाका हुआ, और कृष्ण सिकंद की मौके पर ही मौत हो गई। धमाका बहुत ताकतवर था। अब ये बड़ी अजीब चीज थी कि एक पार्सल में बॉम्ब और खोलने वाले की मौत, तरीका भी एकदम अजीब था। खैर, बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े लोग। जैसे ये बात पता चली, उसका फौरन पुलिस तक खबर जाती है। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और जांच शुरू होती है। अब सबसे पहले तो वो पार्सल क्या था उसकी जांच शुरू होती है। 1982 में दिल्ली में कमिश्नर ही नहीं हुआ करते थे, जैसे अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हुआ थे, तब वहां पे आईजी हुआ करते थे उससे पहले। तो अब पार्सल की जांच शुरू हुई, दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कुल मिलाकर जो शुरुआती जांच में सामने जो बात आई, वो कुछ यूं थी कि एक शटल कॉक का डब्बा था, बैडमिंटन खेलते हैं उसके लिए, और इस पार्सल पे जो नाम था भेजने वाले का, जिसने भेजा था, बाकायदा उसका भी एड्रेस था। और ये एड्रेस था एक मेटल्स कंपनी, हाउस काजी, पुरानी दिल्ली।
पुरानी दिल्ली के पते से ये भेजा गया था और कृष्ण सिकंद का इसके ऊपर नाम था। पुलिस को लगा बड़ा आसान काम है, चलो इस पते पे चलते हैं, जिसने पार्सल भेजा पकड़ेंगे, सारा केस खुल जाएगा। अब पुलिस उस पते पे पहुंचती है, पता चला कि ऐसा कोई पता ही नहीं है, ये फेक है। पुलिस के हाथ खाली। अब मामला हाई प्रोफाइल था, एक बड़े बिजनेसमैन को इस तरह से, एक तो मारने का जो तरीका था वो हेडलाइन बन रही थी, क्योंकि पार्सल बम में इस तरह से किसी की जान लेना इससे पहले किसी ने सुना नहीं था। अब पुलिस की पहली तफ्तीश तो बेकार गई, भेजने वाले का पता फर्जी निकला। अब इसके बाद फॉरेंसिक की टीम भी उस वक्त आई, उसने मौके से सारी चीजें समेटी, जांच की। जब जांच की तो उसमें से उन्हें एक धागा मिला, कॉपर का वायर मिला, और वो जो धागा था वो इशारा कर रहा था कि जो पार्सल के अंदर हैंड ग्रेनेड था उसके लीवर को खोलने के लिए उसका इस्तेमाल करना था, और कॉपर वायर का भी। तो वो चीजें मिली। इसके अलावा जो डेटोनेटर के टुकड़े मिले ब्लास्ट के बाद, उन टुकड़ों की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये पुणे की एम्युनिशन फैक्ट्री में बनी 1964 की बनी हुई है। अब ये सारी चीजें और शटल कॉक का जो बॉक्स था जिसके अंदर वो भेजा गया था, उसकी भी तफ्तीश हुई। पता चला कि ये मुंबई की एक इंडस्ट्री ने ये बनाया था ये बॉक्स। और ये तो मुंबई की उस इंडस्ट्री से जो शटल कॉक बनाती है उससे वहां पे जाके पूछताछ की गई। उसने कहा भैया हम तो इतने सारे बनाते हैं, हमें नहीं मालूम कौन कौन खरीदता है। उसी तरीके से पुणे एम्युनिशन फैक्ट्री से भी कुछ पता नहीं चला कि ये कौन ले गया क्या ले गया। पता चला वो आर्मी को भी सप्लाई करते हैं। पता पहले ही फर्जी था, कॉपर वायर और धागे से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इधर पुलिस के ऊपर दबाव था केस को सॉल्व करने का। आखिरकार 5 महीने बीत गए, कोई नतीजा नहीं निकला। 5 महीने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 मार्च 1983 को यह केस दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई से कहा गया कि आप इसकी जांच करें। सीबीआई को दिल्ली पुलिस ने सारे सबूत सौंप दिए, जिसमें वो कॉपर वायर, धागा, ये शटल कॉक मुंबई की किस इंडस्ट्री का बना हुआ था, डेटोनेटर के टुकड़े किस पुणे की एम्युनिशन फैक्ट्री से आई, सारी चीजों की तफ्तीश शुरू हुई। लेकिन सीबीआई को भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी, और सीबीआई फिर भी अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। मामला बड़ा है। सीबीआई ने जब शुरुआती सारी जांच की और इस पूरे पार्सल बम के बारे में उन्होंने टुकड़ों में उसको जोड़ा, इकट्ठा किया और सोचा कि ये कैसे हो सकता है, किसने ऐसा बॉम्ब बनाया होगा, इससे पहले कभी बना कि नहीं बना। तो सारी चीजें करने के बाद और एक्सपर्ट से बात करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचे कि जिसने भी पार्सल बम भेजा है वो कोई अनाड़ी नहीं है, वो कोई एक्सपर्ट्स है जो जानता है कि इस तरह के बॉम्ब कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज जो चौंकाने वाली थी, जो पुणे की एम्युनिशन फैक्ट्री से पता चली, और जिस तरीके से जो ब्लास्ट के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि कैसे लीवर को खींचना था, कैसे पार्सल में बॉम्ब रखा गया था कि खुलते ही फटे, ये सब बड़ी बारीक चीजें थी। तो ये वही शख्स करता है जो बहुत ही इसका बारीक जानकार हो। फिर एक एक्सपर्ट से यह भी पता चला कि ऐसी चीजें या ऐसे बॉम्ब बनाने या ऐसे पार्सल में रखने की जो कला है, जो महारत है, वो किसी फौजी को ही बेहतर पता हो सकता है जो इस फील्ड का हो, एक्सप्लोसिव। अब जब ये पता चला तो फिर सीबीआई ने कहा कि आखिर अगर मान लीजिए किसी फौजी का काम है तो एक फौजी का एक बिजनेसमैन से क्या दुश्मनी है, क्योंकि कृष्ण सिकंद इंजीनियर भी थे एक कंपनी में, फिर उनके अपने सिकंद मोटर्स थे उनके फादर के, तो उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। करीब 7-8 महीने अब तक बीत चुका था, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, कातिल का पता नहीं चल रहा था, पार्सल बम की सच्चाई नहीं मिल रही थी। सीबीआई को लगा कि शायद अब उसकी तफ्तीश की लाइन थोड़ी गलत जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये किसी एक्सपर्ट्स का है और वो बंदा जो भी है वो आर्मी का हो या एयरफोर्स का हो, तो फिर उसका रिश्ता एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब सीबीआई ने अपनी तफ्तीश कृष्ण सिकंद की जाती जिंदगी की तरफ मोड़ दी। उन्होंने कृष्ण सिकंद के बारे में पता करना शुरू किया कि आखिर ऐसी क्या दुश्मनी इनकी किसी से हो सकती है। जब सारी उनकी कुंडली निकाली गई तो पता चला कि कृष्ण सिकंद का एक रिश्ता महिला के साथ है। दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और उस महिला का नाम रानी है। अब यहां पे भी कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन अब कृष्ण सिकंद के जरिए रानी तक की जो कहानी आई, अब रानी से आगे की जो कहानी गई, वहां पे सीबीआई को लगा कि इस बार वो सही रास्ते पर है। पता चला कि रानी जो है वो एक आर्मी में, अपने इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल, उनकी वाइफ थी।
लेकिन दोनों के बीच में कुछ रिश्ते खराब हुए और शायद दोनों के बीच डिवोर्स की बात आ गई थी। तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल, उनका नाम था एस.जे. चौधरी। अब बात रानी से होते हुए एक इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल एस.जे. चौधरी तक पहुंची। तो पता चला कि एस.जे. चौधरी की भी दूसरी शादी थी रानी से। उससे पहले एस.जे. चौधरी साहब का भी डिवोर्स हो चुका था। फिर रानी के बारे में पता किया कि रानी की भी ये दूसरी शादी थी एस.जे. चौधरी से। रानी की भी पहली शादी जो एक इंडियन एयरफोर्स के अफसर से हुई थी, लेकिन फिर वो तलाक हो गया। तलाक के बाद फिर रानी ने 1979 में लेफ्टिनेंट कर्नल एस.जे. चौधरी से शादी की, दूसरी। हालांकि पहले पति से उनके बच्चे भी थे 2, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने शादी की दूसरी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल से। इधर सिकंद साहब भी डिवोर्स उनका हो चुका था, अकेले रह रहे थे। तो पता चला कि 3 कैरेक्टर आए, एक जो अब इस दुनिया में नहीं, जिनका कत्ल हुआ, कृष्ण सिकंद, उनका डिवोर्स हो चुका। रानी 2 बार डिवोर्स हुआ, और जो एस.जे. चौधरी लेफ्टिनेंट कर्नल, उनकी भी ये दूसरी शादी थी, पहला डिवोर्स हो चुका था, फिर दूसरा भी हुआ। अब इन तीनों की कहानी में इस कत्ल की कहानी कहां फिट बैठती है, सीबीआई को अब ये पता करना था। अब बात रानी के बारे में पूछताछ हुई उनसे, सीबीआई ने अपने जो भी सवाल जवाब थे। अब इसके बाद एस.जे. चौधरी लेफ्टिनेंट कर्नल की तरफ उंगली उठती है कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन वहां पे एक मुश्किल आ रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल एस.जे. चौधरी 1971 में जब बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान के साथ जो हुआ जंग में, उस जंग में भी वो लड़े, और एक बड़ा नाम, एक वीरता के साथ नाम उनका, आर्मी की बात, भारतीय सेना की, और उसका एक लेफ्टिनेंट कर्नल। अब बिना सबूत के आप उस पर हाथ तो डाल नहीं सकते, बड़ा मामला है। अब सीबीआई के सामने दिक्कत यह कि करे तो क्या करे, बिना सबूत के उठा नहीं सकती, पूछताछ कर नहीं सकती, क्योंकि बदनामी भी होगी। छोटा मोटा मामला हो तो चलिए टल जाए, आप सीधे एक लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर हाथ रख रहे हैं, तो कुछ तो आपको सबूत होना चाहिए। अब सीबीआई दूसरी तरफ ये भी था कि जो एस.जे. चौधरी लेफ्टिनेंट कर्नल, उनके फादर आईपीएस अफसर थे, और दिल्ली के जब कमिश्नरी नहीं थी तब वो यहाँ के आईजी हुआ करते थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इतना बड़ा घराना, हर तरफ से बड़े लोग, और सीबीआई हाथ नहीं रखना चाहती थी बिना सबूत के। तो अब क्या करें? सीबीआई ने कहा कि गुपचुप तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। उठा तो सकते नहीं थे, कोई सबूत था भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि एस.जे. चौधरी की दूसरी पत्नी रानी, दोनों अलग हो गए, और रानी उसके बाद अब करीब हो गई कृष्ण सिकंद के। तो इस वजह से क्या कोई कत्ल कर सकता है, यह भी एक सवाल था। लेकिन कुल मिला के जो जांच में बात आई, वो बात यही आई कि जब एस.जे. चौधरी से रानी शादी के 3 साल के बाद इनके बीच में रिश्ते में खटपट हुई, दोनों अलग हुए, डिवोर्स की बात चली। इस दौरान में कृष्ण सिकंद रानी की जिंदगी में आ जाते हैं। अब इन दोनों में दोस्ती है, बल्कि रानी कई बार इन्हीं के घर पे रहती थी, कृष्ण सिकंद के। तो अब सीबीआई को लगा कि कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट कर्नल का इसमें कोई रोल हो सकता है। इसके बाद सीबीआई ने गुपचुप तरीके से लेफ्टिनेंट कर्नल की सारी गतिविधियों, उस जमाने में जब ये 2 अक्टूबर 1982 को हुआ, तब वो कहां थे, क्या थे, बड़ी खामोशी से इसकी जांच शुरू कर दी। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद करीब अगस्त का महीना आता है, और अगस्त के महीने में एक मौका मिलता है। ये अगस्त 83 हो चुका है, कत्ल हुआ अक्टूबर 1982 में। तो एक दिन मौका मिला सीबीआई की टीम को, जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब अपनी गाड़ी यूज किया करते थे, उस गाड़ी की तलाशी लेने का, वो भी बड़ी खामोशी से। सीबीआई की टीम ने बड़ी गुपचुप तरीके से लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की कार की तलाशी ली। उस तलाशी के दौरान उनको उस कार के अंदर से एक वायर कटर मिला, कॉपर के वायर, और ये सब काटते हैं। अब कार के अंदर वायर कटर मिलना थोड़ा सा चौंकाया। दूसरा, फिर उन्होंने और बड़ी गहराई से तलाशी ली, तो उसमें से कुछ धागे मिले, और धागे के टुकड़े मिले। उन्होंने वो खामोशी से समेटा, अपने पास रखा और चले आए। अब जो मौका वारदात से 2 अक्टूबर 1982 को जब पार्सल बम ब्लास्ट हुआ था, और फॉरेंसिक टीम ने जो चीज कमरे से बरामद की थी, जिसको सहेज कर रखा था, उसको फिर से देखा गया। उसमें जो धागा मिला था मौके से, और ये जो कार से धागा मिला, दोनों मैच कर गया।
जो कॉपर वायर का कटर था वो भी इशारा कर रहा था। तो जब धागा मैच कर गया तब सीबीआई को लग गया कि ये मामला यहीं पे खत्म होता है, एसजे चौधरी ही इसके कल्प्रिट हैं, वही कातिल है। तो अब सीबीआई के पास एक पुख्ता सबूत था, क्योंकि सेम धागा मौका वारदात से और वही धागा कार से मिलना, ये दोनों इशारा कर रहा था कि ये काम एक ही आदमी का हो सकता है। आखिरकार सीबीआई ने 2 अगस्त 1983 को धागा मिलने के अगले 48 घंटे के अंदर एसजे चौधरी लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा किया कि कृष्ण सिकंद का कत्ल लेफ्टिनेंट कर्नल एसजे चौधरी ने किया। इसके बाद एसजे चौधरी से पूछताछ हुई। अब सीबीआई की यहां से कहानी शुरू होती है। तो जब पूछताछ हुई तो सीबीआई ने कहा कि एसजे चौधरी ने बहुत सारी चीजें कबूल की, लेकिन सिर्फ एक धागे के बलबूते पर, क्योंकि वो सीबीआई को भी डर था आगे चलकर कोर्ट में पलट सकते हैं, गाड़ी कोई और यूज कर रहा था, हो सकता है उनको फंसाने के लिए धागा रखा गया हो। तो और सबूत क्या चाहिए? तो अरेस्ट तो कर लिया, अब पुख्ता सबूत और चाहिए। अब कोर्ट से रिमांड भी मिल गया, पुलिस कस्टडी, पूछताछ हुई। पूछताछ में जो सीबीआई ने बताया कि फिर लेफ्टिनेंट कर्नल ने यह कहा कि जिस पार्सल पे एड्रेस जो लिखा था मिस्टर कृष्ण सिकंद का, वो टाइपराइटर से लिखा गया एड्रेस था, हाथ से नहीं, क्योंकि कोई भी कातिल बेवकूफ नहीं होगा अपनी हैंडराइटिंग से पकड़ा जाए। तो वो जो इन पार्सल के ऊपर लिखा हुआ था वो रखा हुआ था, सीबीआई के कब्जे में था, दिल्ली पुलिस ने उठाकर उन्हें दिया था। तो उस एड्रेस पे जो टाइपराइटिंग का जो पूरा एक वो था नमूना, वो एक सीबीआई के पास था। अब उन्होंने पूछा कि आपने जो पार्सल भेजा, तो इस पार्सल पे ये जो एड्रेस लिखा, ये किस टाइपराइटर से लिखा गया? सीबीआई के मुताबिक फिर इसके एसजे चौधरी ने बताया कि उन्होंने ये जो टाइपराइटर है, ये लाजपत नगर में एक प्राइवेट कॉमर्शियल टाइपिंग कॉलेज है। पहले जमाने में आपको याद होगा बहुत सारे टाइपराइटिंग सिखाते थे, फिर तो खैर कंप्यूटर ने ले लिया उन सब की जगह। तो बहुत सारी जगहों पे 10वीं 12वीं पढ़े हुए लड़के जाकर टाइपिंग सीखते थे और फिर कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाती थी या फिर आगे चलकर और नौकरी करते थे। तो उस वक्त टाइपराइटिंग सीखना और वो करना एक बड़ी बात हुआ करती थी। तो जगह जगह दुकानें खुली हुई थी जो बच्चों को ये सब टाइपराइटिंग सिखाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमने ये एड्रेस जो टाइप कराया है ये इस लाजपत नगर के एक टाइपिंग कॉलेज से कराया था। सीबीआई की टीम फौरन लाजपत नगर के उस टाइपिंग कॉलेज में पहुंचती है। उस कॉलेज में 13 टाइपराइटर रखे हुए थे, 13। नमूना साथ लेकर गई पुलिस ने। अब टाइपराइटर में भी ये होता है कि हर एक के जो वर्ड होते हैं, शब्द, वो कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब उन 13 में से किसमें हुआ, तो उस कॉलेज के जो एक्सपर्ट्स थे उनको रखा गया सामने, 13 के 13 टाइपराइटर पे वो प्रिंट कराए गए। तो उनमें से एक में मैच किया गया कि इस टाइपराइटर से इसको टाइप किया गया। उसका स्टेटमेंट लिया गया, उस टाइपराइटर के नमूने को लिया गया, उस टाइपराइटर को भी कब्जे में लिया गया। अब ये एक दूसरा बड़ा सबूत था। इसके बाद सीबीआई ने फिर पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की और फिर उस चार्जशीट में जो कहानी लिखी वो ये थी कि दूसरी शादी करने के बाद सब कुछ 3 साल तक ठीक था। 79 में शादी की थी, लेकिन 82 आते आते, बल्कि 81 में रिश्ते खराब हो गए। रानी लेफ्टिनेंट कर्नल से अलग हो गई। इन दोनों से कोई बच्चा हुआ नहीं था, पहली शादी से बच्चा था। और इसी बीच में कृष्ण सिकंद रानी की जिंदगी में आए, दोनों करीब आए, रानी कृष्ण सिकंद के घर में भी रहने लगी। ये बात एसजे चौधरी को पसंद नहीं आई और फिर उन्होंने तय किया कि इन दोनों को रास्ते से हटाना है। कत्ल एसजे चौधरी को 2 करने थे और उस कत्ल के बारे में उन्होंने बहुत सोचा और फिर यह तय किया कि इस तरह से मारे कि पता भी ना चले और पुलिस भी उलझ जाए। तब उनके दिमाग में यह पार्सल बम का आइडिया आया। खुद एसजे चौधरी जो है वो एक गोल्फ के बेहतरीन प्लेयर थे, कई चैंपियनशिप जीती, बल्कि इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट के वो रेफरी भी रहे इंडिया के बाहर जा जाकर। तो ये उनका पूरा ऑरा था। तो गोल्फ खेलते थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, शटल बैडमिंटन भी खेलते थे और उन्हें यह भी पता था कि कृष्ण सिकंद बैडमिंटन खेलते। तब उन्होंने एक शटल कॉक का डब्बा मंगाया
उसके बाद खुद से ही एक हैंड ग्रेनेड, चूंकि वो आर्मी में रहे और ये हैंड ग्रेनेड पाकिस्तानी मेड था ताकि थोड़ा कंफ्यूजन पैदा किया जा सके, ये इंडियन नहीं था, तो उस हैंड ग्रेनेड के साथ इस तरीके से उस बॉक्स को तैयार किया कि जो भी बॉक्स खोलेगा तो वो धागा और वो वायर जो है वो अपने आप निकल जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। और यही हुआ। बट उनका मकसद ये था, उन्हें मालूम था कि जो उनकी दूसरी बीवी वो अब कृष्ण सिकंद के साथ रहती है, तो जब ये पार्सल जाएगा तो कृष्ण सिकंद जब खोलेंगे, या फिर हो सकता है रानी खोले, तो उनका यही था कि ये दोनों एक साथ मारे जाएंगे, क्योंकि इसका धमाका इतना तेज था कि पास में जो भी खड़ा होगा वो भी मारा जाएगा। और इस तरह से पार्सल कोरियर आता है तो आमतौर पर घर में लोग थोड़ा उत्सुकता से आसपास में ही खड़े होकर देखते हैं। तो चौधरी साहब को भी यही था कि ये दोनों मारे जाएंगे पार्सल खोलते ही। लेकिन इत्तेफाक से 2 अक्टूबर की दोपहर को जब ये पार्सल पहुंचा, तब रानी उस दरवाजे के पास नहीं थी, अंदर थी। और चौधरी साहब ने दरवाजे के बंद करते ही वहीं पे ये पार्सल खोल लिया, और जैसे ही खोला ये धमाका हो गया। तो इस तरह से उनकी जान चली गई, लेकिन रानी की जान बच गई। चार्जशीट में ये सारी चीजें, धागा, कार से बरामदगी और मोटिव, ये सारी चीजें दाखिल की गई कोर्ट में। कोर्ट में ये मामला चला करीब 26 साल तक। सोचिए, 1982 का ये मामला था। 2008 अप्रैल के महीने में 26 साल बाद दिल्ली की लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और फैसला ये कि कृष्ण सिकंद के कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल जो है एस.जे. चौधरी हैं, और ममता सहगल जज थी। उन्होंने इसके बाद सजा सुनाई, और सजा ये दी कि उम्र कैद, जब तक उम्र है तब तक कैद। हालांकि उस वक्त उम्र कैद 14 साल 80 मतलब थी, उसके बाद ये शुरू हुआ। तो दिल्ली की निचली अदालत ने इस पार्सल बम के जरिए कत्ल के लिए एक लेफ्टिनेंट कर्नल को उम्र कैद की सजा दी। इस सजा के खिलाफ एस.जे. चौधरी हाई कोर्ट पहुंचे। इस सजा में जो लोअर कोर्ट ने सुनाई, उसमें 2 चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा। एक टाइपराइटर वाली बात, और उस टाइपराइटर के एक्सपर्ट्स के बयान को, कि इस कॉलेज के इस टाइपराइटर से ये एड्रेस टाइप किया गया था, और जो एक्सपर्ट था उसके बयान भी थे, विटनेस। कुल मिलाकर 76 विटनेस थे। हालांकि 9 ने इसमें से चौधरी साहब के हक में गवाही दी, बाकी सब ने उनके खिलाफ। इसी बिना पे उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन फिर मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने इस टाइपराइटर और उसके एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को एज ए प्रूफ, एज ए सबूत मानने से इनकार कर दिया, और यह कहा कि इसमें पूरा ये एक कहानी है, एविडेंस कोई नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि बीवी के साथ उनके रिश्ते हो गए इसलिए वो मार रहे हैं। प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, विटनेस नहीं है, गवाह नहीं है, कोई नहीं है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और एस.जे. चौधरी को बरी कर दिया। अब जब एस.जे. चौधरी को बरी कर दिया तो सीबीआई इस बार अब सुप्रीम कोर्ट चली गई इस फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठी, सारे सबूत देखे, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यह था कि ऐसे कई केस आए जिसमें टाइपराइटर या उसके जरिए एक्सपर्ट्स की बातों को वो एविडेंस के तौर पर नहीं मानते थे। जैसे आप आजकल बहुत सारी चीजें, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया, बाकी चीजें नहीं है एडमिसिबल हैं कोर्ट में। तो उसी तरीके से उस वक्त टाइपराइटर और उसके एक्सपर्ट्स या टाइपराइटिंग के नमूनों को एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाता था। इस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो टाइपराइटिंग का एक्सपर्ट है और जो नमूने आपने पेश किए हैं, ये हम एविडेंस एक्ट के तहत इसको एक्सेप्ट करते हैं, एडमिसिबल है। और ये वो केस है जिसके बाद ये एक नजीर बन गया। लेकिन इन दोनों एविडेंस को भी सामने रखने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में कहानियां ही कहानियां हैं, पुख्ता सबूत एस.जे. चौधरी के खिलाफ एक भी नहीं है। और इसी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट से भी एस.जे. चौधरी को बरी कर दिया गया। उनके बरी होने के बाद में वो फिर रिटायर हो गए लेफ्टिनेंट कर्नल,
और जो रानी थी वो अपने पहले पति के बच्चों को लेकर इंडिया से अमेरिका चली गई। आखिरी खबर ये है कि वो अमेरिका में ही कहीं रही। और जब ये 2008 में फैसला आया तब लेफ्टिनेंट कर्नल एस जे चौधरी की उम्र करीब 70 साल हो गई थी। जब फैसला सुनाया गया तो कहते हैं कि वो उसी कोर्ट के अंदर ही वो गिर पड़े, बेहोश हो गए। अदालत ने बाद में उन्हें अस्पताल भिजवाया और कुछ वक्त तक वो जेल में भी रहे, लेकिन हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। तो आज करीब 40 साल हो गए इस केस को। एक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, 2 कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन आज भी ये पता नहीं है कि कृष्ण सिकंद को पार्सल बम के जरिए किसने मारा। क्योंकि कानूनी अगर किताब में आप देखें तो कोई भी कातिल नहीं। एक कोर्ट ने कातिल जरूर के तौर पर एस जे चौधरी का नाम लिया, लेकिन हाई कोर्ट, उससे बड़ी अदालत और उससे भी बड़ी अदालत और आखिरी अदालत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट, उसने भी बरी कर दिया। तो यही कह सकते हैं कि अभी तक कृष्ण सिकंद का केस अनसॉल्व्ड है। कातिल कौन है नहीं मालूम। उसके बाद एक बार याद होगा आपको, एक बंदे ने प्रेसिडेंट हाउस में एक पार्सल बम भेजने की कोशिश की थी। एक बिहार या उड़ीसा में भी पार्सल बम से एक इसी तरह से हमला किया गया था। वो बाद में सारी चीजें आई, लेकिन कहते हैं 82 में ये पहला नायाब तरीका था किसी को कत्ल करने के लिए। और इसमें जिस तरीके की जांच हुई थी, लेकिन वो जांच का कोई नतीजा अगर आखिर में देखें फैसले के हिसाब से तो बेकार गया और सीबीआई के लिए भी एक नाकाम केस ही साबित हुआ, क्योंकि सीबीआई इसमें असली कातिल या असली मुजरिम को पकड़ नहीं पाई और अगर एस जे चौधरी ही कातिल थे तो उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई। तो इसलिए यह केस आज भी अनसॉल्व्ड की ही कैटेगरी में माना जाएगा। तो ये थी कहानी 1982 उस पार्सल बम की। अब बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीजें मैं नोट करके लाया, क्योंकि कल कहानी थी नहीं, लेकिन फिर भी नोट करके लाया था। मीनाक्षी बरगोहाइन जी का जन्मदिन है और अभिसार छलिया जी ने भेजा है, ये उनकी माँ है, तो बहुत हैप्पी बर्थडे आपको मीनाक्षी जी। इसके अलावा बबली वर्मा का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे बबली। और निहाल वर्मा जी ने भेजा, उनकी पत्नी है। सोनवीर चौधरी और ज्योति जी, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और सतीश चौधरी जी ने भेजा है। आध्या एंड आराध्या, ये दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आध्या एंड आराध्या। और श्वेता जी ने भेजा है टोरंटो से। इसके अलावा आशीष का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आशीष, अनुज कुमार ने भेजा है। खुशबू कनौजिया, इनकी भी बर्थडे है, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे खुशबू जी। और रितेश ने भेजा है। इसके अलावा मानस एंड मेघा, इनकी एनिवर्सरी है, गौरव त्रिवेदी ने भेजा, आपको बहुत बहुत बधाई। ज्योति एंड चेतन शर्मा, इनकी भी एनिवर्सरी है, राज ने भेजा है, बहुत बहुत बधाई आपको। मोहित भट्ट, इनका जन्मदिन है, उत्तराखंड से, हैप्पी बर्थडे मोहित। मोहम्मद रफीक अली, इनका भी जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे रफीक साहब। और अब्दुल रहमान उमैर, इनके बेटे हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा शिवानी सिंह, और इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शिवानी। दिलीप और लीलावती, इन्होंने भेजा है। सचिन कुमार, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सचिन। ललित चौहान कुवैत से, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। वंशिका सिंघल, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे वंशिका। और इनकी बहन सौरभ वाशने ने भेजा, मतलब भाई हैं इनके सौरभ वाशने, उन्होंने भेजा है। बलजीत सिंह का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बलजीत सिंह जी। आयुष का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आयुष। और दिनेश वर्मा जी ने भेजा, उनके बेटे हैं, हैप्पी बर्थडे सुषमा चौधरी जी, इनका भी जन्मदिन। इसके अलावा जानेश्वर पाल, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जानेश्वर। और इनके बेटे का भी 15 फरवरी को था, अनुज। इसके अलावा अनुप्रिया चौधरी जी की मां का भी जन्मदिन, और अनुप्रिया ने ये भेजा है पुर्तगाल से, हालांकि 15 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कैफ शमी बल्कि, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कैफ। इसके अलावा सतपाल कंतारी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सतपाल साहब। अंकित रावत, अरुण वोडा और मानेंद्र रावत जी ने भेजा है। इसके अलावा शांतानु सर का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शांतानु सर। अजय जयपुर से, इन्होंने भेजा है। रोहित उपाध्याय, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रोहित उपाध्याय साहब। और इनकी वाइफ हैं सुरभि। इसके अलावा अगस्त्या है, 14 साल के इनके बच्चे बेटे, और सीहोर से हैं ये। और ये कहते हैं कि अक्सर ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ लिखा है। आदिल मोमिन का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आदिल। इसके अलावा पंकज खांडेलवाल का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पंकज साहब। अबू हमजा, हैप्पी बर्थडे।
कुंदन गुप्ता हैप्पी बर्थडे, इन्होंने शेर भी भेजा है। श्रीवास माथपाती, इनका भी जन्मदिन है और एक स्टोरी भी इन्होंने भेजी कही है, तो हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा अमृत चौधरी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अमृत साहब। और इस्माइल नागरवाला, इनका भी जन्मदिन है और हैप्पी बर्थडे। बल्कि एक स्टोरी इन्होंने भेजी। इसके अलावा उर्मिल पटेल, इन्होंने भी एक स्टोरी की बात की है। ओपिंदर सिंह डेविल कैंप राजस्थान की कहानी सुनना चाहते हैं। अभिषेक दुबे, इनके माँ बाप बीमार थे असम में, तो ऊपर वाला जल्दी अच्छा करे। अतीक मलिक कनाडा से हैं, जल्दी आपसे बात होती है अतीक साहब। जयेश कारिया हैं न्यू जर्सी से। इसके अलावा मंथन देसाई न्यूयॉर्क से। और सूरत कामरे की कहानी तो मैंने उस दिन बताई थी। इसके अलावा भारती जी हैं और इन्होंने एक अच्छी चीज़ की बात है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं और कोरोना के दौरान इन्होंने भी अपने फादर को, एक तरह से फादर की इनकी डेथ हुई, फ्यूनरल पे भी नहीं आ सकी है चूंकि बाहर हैं, कोरोना के गाइडलाइंस नियम थे। इसके अलावा नीरज सोलंकी 1962 वार कहानी सुनना चाहते हैं। अयान खान सऊदी अरब से हैं। सैफ खान ये जस्टिस फॉर परिधि की कहानी सुनना चाहते हैं। सरदार जी फूड सीक्रेट्स, ये फरहान सिद्दीकी ने भेजा है। इनका अपना एक वो है यूट्यूब चैनल जिस पे ये खाना बनाने के शौकीन हैं। तो सरदार जी फूड सीक्रेट्स, असल में इनके फादर सरदार अहमद, उनके नाम पे बनाया है चैनल। तो अच्छा खाने के शौकीन हैं आप लोग नॉनवेज, तो इनके चैनल को देखिए। अमरोहा से मैंने देखा, उसमें इनके विजुअल बहुत अच्छा था, जहां पे ये बैठ के खेत के बीच में बना रहे थे, अच्छा लग रहा था देखकर। सौरभ राउत हैं, थैंक यू वेरी मच आपके मेल और प्यार के लिए। संदीप कुमार यादव हैं। इसके अलावा प्रभ सिंह नॉर्वे से हैं, नॉर्वे से। और अब्दुल रहमान हैं। इसके अलावा प्रवीण पांडे हैं। अजय पाल सिंह जी हैं कनाडा से, कैम्ब्रिज। संजीव कुमार समल, काशिफ पठान, विक्रम मिश्रा, राजकमल जहांगीर। इसके अलावा विजय पटेल, और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट विजय। अभिजीत गुंजन वर्मा हैं और इन्होंने कविता भी भेजी है। अरविंद सेठी हैं, अमित राय हैं, सुरेंद्र झा हैं। कहानी इन्होंने कहा कि जब आप कहानी नहीं किया करें, जो फोटो लगाते हैं उदास वाला मत लगाइएगा, वो दीपक लगा देता है। गणेश कुमार है उन्नाव से। दिनेश बटेसर हैं राजस्थान से। विनी द्विवेदी हैं और इन्होंने दादी कहा है मुझे। VOH24 न्यूज़, ये इन्होंने एक भेजा है, ये हैंडीकैप्ड हैं और आपसे मुलाकात होगी जल्दी और ऑल द बेस्ट। आप अपना इसी तरह से न्यूज़ चलाते रहें। बलराम तिवारी जी हैं। इसके अलावा शाहरुल अंसारी हैं, हेलो, इन्होंने कहा हेलो बोलिएगा। निधि मिश्रा जी हैं और इन्होंने कहा कि आप अपनी सारी कहानियों का एक बुक बनाइए और तैयार कीजिए। यही चीज़ सुनीता यादव जी ने कहा है कि वेब पे, और इन्होंने शायद ये भी लिखा, आप अपने आप को क्या समझते हैं कलेक्टर मंत्री, तो फटाफट कहानी की किताबें बनाइए और उसको नॉवल की तरह निकालिए। हरप्रीत कौर ने भी यही कही है। इनका ये भी कहना है कि कोई एक हवाला दिया कि कोई कॉपी करता है कहानी की, तो कॉपी तो कुछ नहीं है, हर एक को जो आए करना चाहिए, क्या कहिएगा। बट आप तमाम लोगों के इस प्यार के लिए वाकई दिल से शुक्रिया। और कल के लिए फिर से माफ़ी, क्योंकि कल कहानी नहीं थी, लेकिन अब कल फिर ज़रूर होगी इंशाल्लाह। तो आज कहानी में लेकिन इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।